तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। अपने पार्ट 2 में आ गए आज, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का क्लास, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि भैया ट्रिपल बॉटम लाइन किसने कॉइन किया था। भैया कॉइन करना मतलब क्या होता है, ये अपने बहुत जगह देखते हैं। भैया कॉइन करना होता है टू यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम। टू यूज़ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब किसी कॉन्सेप्ट को या जब किसी चीज़ को हम लोग कोई फर्स्ट टाइम के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको बोलते हैं या यूज़ करते हैं अलग तरीके से, तो उसको बोलते हैं कॉइन करना। ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1994 बाई जॉन एल्किंगटन। कौन? जॉन एल्किंगटन। बगल में फोटो भी दिया हुआ है, ये है भैया जॉन एल्किंगटन, जो एंटरप्रेन्योर थे, द फाउंडर ऑफ अ ब्रिटिश कंसल्टेंसी कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। यानी नाम में ही उनका देखिए फर्म का कंसल्टेंसी का नाम क्या था, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फिर उन्होंने आगे जाके कैनिबल्स विथ फोक्स में अपना कॉन्सेप्ट जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया था। ठीक है भैया, यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन दो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है, दो कॉन्सेप्ट को, ट्रिपल एंड बॉटम लाइन। क्या क्या? ट्रिपल बॉटम लाइन को ट्रिपल प्लस बॉटम लाइन कर दीजिए, तो दो कॉन्सेप्ट को वो लोग किया था। तो इसको क्या किए वो लोग, समझें कि भैया ट्रिपल मतलब क्या और बॉटम लाइन मतलब क्या। बॉटम लाइन मतलब क्या होता है कि भैया सबसे नीचे, बॉटम एकदम नीचे के तरफ लाइन में अपने कुछ लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉर्मली ऑपरेटिंग रिजल्ट लिखते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट। जब भी हम लोग कोई भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे नीचे में क्या, मेरा प्रॉफिट दिखता है। हमको प्रॉफिट दिखना, सबसे नीचे चल जाओ, वहाँ पे मेरा मेन परफॉर्मेंस दिखेगा, ऑपरेटिंग रिजल्ट दिखेगा कि भैया कंपनी ने कितना कमाया, कितना क्या परफॉर्मेंस दिया था, और उसके वजह से कितना उसको प्रॉफिट हुआ, क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो जो कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं, किसके लास्ट में, इनकम स्टेटमेंट के लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट बॉटम लाइन का। दूसरा क्या था भैया, ट्रिपल। ट्रिपल मतलब क्या, यहाँ पे तीन चीज को लिया गया, किस चीज को, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, यानी तीन डायमेंशन में मेजर करना है किसी भी चीज को, सोशली, इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप पढ़ें इस एग्जाम्पल को, सबसे पहले रीड करते हैं अपने। अ लेदर टैनिंग फॉर्म में रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट बट देयर आउटपुट में कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट द एंड पॉल्यूट द नियर बाई वाटर रिजर्व। हो सकता है, ठीक है। अब लेदर टैनिंग क्या होता है, ये ये आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, लेदर टैनिंग क्या करता है फर्म, तो एक बार आप गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि लेदर टैनिंग होता क्या है, उसका फर्म करता क्या है। तो मान लीजिए कंपनी है लेदर टैनिंग, ठीक है, तो लेदर टैनिंग फर्म है, वो क्या करती है, फाइनेंशियल प्रॉफिट को रिपोर्ट करती है, लेकिन जब वो ऑपरेशन की, जब वो सारा काम की और प्रॉफिट कमाई, तो उससे हो सकता है कि भैया अगल बगल के जो एनवायरनमेंट है उस पर उसका एडवर्स इफेक्ट हो, और अगल बगल सराउंडिंग की जो सोसाइटी है, जो लोग रहते हैं, उनका हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट आए। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट में एंड अप स्पेंडिंग द टैक्स पेयर मनी ऑन हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल क्लीन अप। तो ये हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, जो मनी टैक्स पे करते हैं ताकि उसको आप इंडिया को डेवलप करो, यानी हम लोग क्या करते हैं, टैक्स क्या होता है भैया, टैक्स हम लोग इसलिए देते हैं कि कम, हमने जिम्मेदारी दी है गवर्नमेंट को कि आप हमारे देश को आगे ले जाओ, डेवलपमेंट करो, और भी अच्छे अच्छे चीज़ लाओ, ठीक है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके सबका। तो भैया जब हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो अगर इन सब बिजनेस से अगर इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, सोसाइटी इफेक्ट होगा, तो भैया सारा का सारा टैक्स पेयर का जो खर्चा है, जो पैसा है, वो तो भैया हेल्थ में ही चला जाएगा, वो तो भैया इन्वायरमेंट को साफ सफाई करने में ही चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है दैट इन द माइंड ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ फुल कॉस्ट अकाउंटिंग इज हाउ डू वी परफॉर्म अ फुल सोसाइटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी हमको एक एनालिसिस करना है जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट को देखते हुए और कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए आगे चलना है। भैया कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगाना है, कॉस्ट इतना लगे कि कम से कम हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, और सोसाइटी का बेनिफिट भी हो, सोसाइटी का ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन वही बताता है कि भैया ट्रिपल बॉटम लाइन के हिसाब से आप जब फाइनेंशियल चीज़ देख रहे हो, यानी फाइनेंशियल प्रॉफिट देख रहे हो ना, उसके साथ आप दो चीज़ और ऐड कर दो, +2 कर दो। क्या क्या +2 कर दो भैया, यहाँ पे सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न भी ऐड कर दो। Thus, the concept of triple bottom line consists of three dimensions, namely social equity and economic. Social equity यानी social factors, economic factors and environmental factors। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए फोटो भी कितना अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है।
लास्ट में हम ये बता रहा है कि भैया इट इज़ रेफर टू एस TBL यानी ट्रिपल बॉटम लाइन, 3BL यानी 3 मतलब ट्रिपल, 3BL पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट, या द 3 पिलर्स। इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया, अभी हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग नहीं पढ़ रहे थे, अभी हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन पढ़ रहे थे। ये देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। अब आया कॉन्सेप्ट लाइन, क्या चीज़ है, ट्रिपल बॉटम लाइन का रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब वही चीज़ हुआ कि 3 डायमेंशन को, कंपनी का परफॉर्मेंस को 3 डायमेंशन में भाग दो, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। बस यही बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, ये देखिए इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, इसी चीज़ को कर दो। ठीक है, तो जब हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ का एक बीच में क्या आएगा, यही है सस्टेनेबिलिटी। ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, इस पॉइंट को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। किस पॉइंट को भैया, ये तीनों को, इकोनॉमिक और सोशल और इन्वायरमेंटल। ये देखिए इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना यहाँ पे, ये है सस्टेनेबिलिटी। इसको मैं फिर से बनाता हूँ एक बार छोटा सा, ये और ये, तो ये जो पॉइंट है ये है सस्टेनेबिलिटी भैया, ये है सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल। ठीक है, तो इसको आप लोग रीड करिएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, एक समरी देख लेते हैं। द फर्स्ट बॉटम लाइन विच हैपेंस टू बी द बॉटम लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि भैया ट्रेडिशनल ऑपरेशन रिजल्ट का मेजर होता है। जो इनकम स्टेटमेंट में नीचे देखते हैं सबसे फर्स्ट बॉटम लाइन, वहाँ पे हमको भैया बताया कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हुआ। इन द सेकेंड बॉटम लाइन, जो दूसरा लाइन आएगा उसमें हम लोग पीपल अकाउंट यानी क्या करेंगे भैया, सोसाइटी को देखेंगे, है ना। अ मेजर इन सम शेप और फॉर्म हाउ सोशली रिस्पॉन्सिबल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन थ्रू आउट इट्स ऑपरेशन। ऑपरेशन करते वक्त हम लोग सोसाइटी का कितना ध्यान रख रहे हैं, कितना अपना जिम्मेदारी को निभा रहे हैं सोसाइटी के प्रति, तो वो अपने को देखना है। दूसरा क्या होता है, पीपल अकाउंट। तीसरा जो बॉटम लाइन होगा उसमें क्या देखेंगे भैया, प्लैनेट अकाउंट, यानी इसका मतलब एनवायरमेंटल के प्रति हम लोग कितना रिस्पॉन्सिबल हुए और क्या क्या रिस्पॉन्सिबल से चले गए, मतलब हट गए। हम लोग कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएं, तो ये चीज़ देखना रहता है किसमें, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग में। तो ये कॉन्सेप्ट है। आ जाते हैं बेनिफिट्स। भैया बेनिफिट्स में देखिए मैं बोलूँगा यहाँ पे कितना बेनिफिट्स दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 बेनिफिट है। ठीक है, 10 में से मैं बोलूँगा आप कम से कम 7 तो आप पढ़ के जाना, एनी 7 पढ़ के जाना। कभी कभी क्या होता है कोई 7 पूछ लेता है, तो एनी 7 तो आप पढ़ के ही जाना। ठीक है, एनी 7 आप पढ़ के जाना। बेनिफिट्स ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, एनी 7 तो पढ़ के जाना। तो अपने भी आज 7 पॉइंट ही देखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लेना। और कुछ अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप तो मेरे चैनल पे हुई, जो चैनल पे इस पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं, या कमेंट में नीचे में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर वगैरह दिया रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहता है, तो वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो कि भैया इसका मतलब क्या, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो अपने ईजी 7 पॉइंट्स पकड़ते हैं और उसको एक बार पढ़ते हैं, या फटाफट उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। क्या क्या है भैया, एनहेंसमेंट ऑफ रेप्यूटेशन एंड ब्रांड। ये तो मैंने बताया ही आपको कि भैया रेप्यूटेशन और ब्रांड का इन्हेंसमेंट होता है, बढ़ता है भैया। सामने वाले के नज़र में मेरा रेप्यूटेशन और अच्छा हो जाता है। हम अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो ऑब्वियस बात है सामने वाला के नज़र में मेरा रेप्यूटेशन और बढ़ जाता है, सामने वाला फिर मेरे को रिस्पेक्ट देता है, फिर मेरे को मेरा जो मेरा मतलब मेरे को देखने का जो नज़रिया था उसका वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और ब्रांड का भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है कि भैया मेरा ब्रांड फिर ग्रो करने लगता है ना। तो ये सबसे पहला एडवांटेज देता है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का। ठीक है, क्योंकि देखो कंपनी चलती है किसके वजह से, स्टेक होल्डर के वजह से। स्टेक होल्डर को पैसा लगाना रहता है कंपनी में। ठीक है, तो कल के दिन हम सारा चीज़ नहीं बताएंगे, स्टेक होल्डर को खुल के नहीं बताएंगे, तो स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस हम पे से लूज़ हो जाएगा, और फिर स्टेक होल्डर मेरे पास वापस नहीं आएगा, मेरी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो सबसे पहला ये एडवांटेज है। ठीक है, ये हो गया नंबर 1।
सेकेंड नंबर, सिक्योरिंग अ सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। भैया लाइसेंस टू ऑपरेट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, भैया एक पेपर पे लाइसेंस लिख दिया, ये ऐसा कुछ नहीं है, बट इनफॉर्मल कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर सपोर्ट। भैया एक्चुअली क्या है कि हम लोग कब ऑपरेट कर पाते हैं, जब लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी तो ऑपरेट कर पाएंगे। भैया आज के दिन लाइसेंस ले लिए, गवर्नमेंट से हम लाइसेंस ले लिए, लेकिन हमको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ना स्टेक होल्डर, ना कम्युनिटी, ना मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, ना मेरे कंपनी को कोई देखना चाह रहा है, ना मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या कैसे ऑपरेट करेंगे, चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा फिर। तो लाइसेंस लेके क्या किए, हाँ बाबा जी का ठुल्लू किए क्या, है ना। तो इस तरीके से तो भैया लाइसेंस टू ऑपरेट एक्चुअली होता क्या, जैसे हम लोग डिप्रेसिएशन कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही होता है। डिप्रेसिएशन मतलब क्या होता है भैया कि डिप्रेशन वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, एक्चुअली वैल्यू रिड्यूस होता है वो तो हमको पता है, लेकिन डिप्रेसिएशन एक्चुअली होता क्या है कि भैया हम हर एक साल कुछ पैसा हटा के उस वैल्यू का उसको वापस हटा के रख देते हैं, मतलब साइड असाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कल के दिन जाके जब मेरा मशीन वो मतलब पूरा डिसकंटिन्यू हो जाएगा या फिर इन द बुक से वाइप ऑफ हो जाएगा, तो वो जो पैसा मेरा था वो पैसा हम क्या करेंगे, वो पैसा को जो साइड असाइड रखे हैं उसी पैसा से फिर एक नया मशीन खरीद के आएगा। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के तरफ से हम कुछ पैसा निकाल के हम डिप्रिसिएशन का नाम देके उसको अलग से हटा के रख लेते हैं। फिजिकली नहीं हटाते, लेकिन एक दिमाग में रहता है कि हमने इतना डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो भैया कल के दिन जब नया मशीन खरीदना होगा तो जितना भी सारे डिप्रिसिएशन का पैसा था वो हम अपने ले आएंगे। तो ये होता है, ठीक है। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन operation, business is increasingly recognizing the link between ongoing business success and its license to operate। ये ऑपरेशन का जो लाइसेंस मिला है हमको, सपोर्ट मिला है सबके तरफ से, कम्युनिटी हमको सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा स्टेक होल्डर सपोर्ट कर रहा है, उसके बीच में और सक्सेस के बीच में लिंक करना तो जरूरी है कि कोई लिंक, जो सक्सेस है वो किन लोगों की वजह से है, इन्हीं लोगों की वजह से है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। अगर स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगा तो बिजनेस कभी सक्सेस नहीं करेगा, कभी भी सक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भैया क्या है, आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि भैया अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ हाई कैलिबर एम्प्लॉयज़। जब हम कोई भी काम अच्छे से करते हैं, जब हमारा रेपुटेशन बढ़ता है, जब हमारा ब्रांड बढ़ता है, जब हमारा कोई भी रिस्पेक्ट बढ़ता है सोसाइटी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो भी नहीं चाहेंगे कि हम इतने अच्छे कंपनी को छोड़ के कहीं और जाएं। हाँ हो सकता है 1-2 हज़ार सैलरी में कुछ कम पैसा मिल रहा है, लेकिन हर एक जो भी अच्छे से काम करने वाले जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो कभी भी अच्छे कंपनीज़ को छोड़ के नहीं जाते हैं, भले वो थोड़ा कम ही पैसा कमा रहे हों, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम इस कंपनी को अपना योगदान दें, हम इस कंपनी को अपना समय दे और जितना भी मेरे पास स्किल्स वगैरह है उसको लेके कंपनी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि कंपनी उसको छोड़ देती है, लेकिन कंपनी भी उन लोगों के तरफ अपने जिम्मेदारी को समझती है कि मुझे हाँ इतना समय के बाद उन्हें प्रमोशन देना होता है, इतना समय के बाद कौन अच्छे इंप्लॉयज़ हैं तो उनको इनकरेज करना होता है, बोनस देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, तो ये सब भी देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भैया जो हाई कैलिबर, जो इंप्लॉयज़ अच्छे से अच्छे काम करके दिखाते हैं, जो लगता है कि हाँ यही इंप्लॉयज़ है जो मेरे बिजनेस को और आगे ले जा रहे हैं, तो उनको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, और अट्रैक्ट भी करते हैं। मान लो कोई दूसरे कंपनी में कोई वहाँ पे ट्रिपल बॉटम लाइन ये सब फॉलो नहीं वगैरह होता है, उन लोगों का रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ से भी जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि मेरे में तो इतना कैलिबर है कि हम उस कंपनी में जा सकते हैं, तो क्यों ना इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में चला जाए। भैया वहाँ पे मेरा रिस्पेक्ट भी होगा, इज्जत भी होगा, थोड़ा अच्छा सैलरी भी मिलेगा, और कोई क्यों नहीं चाहेगा कि कोई अच्छे कंपनी के साथ जुड़े रहें, वो सब कोई चाहेगा। आज टाटा स्टील, रिलायंस जियो, ये सब के साथ कौन नहीं चाहेगा जोड़ने के लिए, है ना, सभी कोई चाहेंगे जोड़ने के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के साथ, जिंदल हो गया, टाटा हो गया, अंबुजा सीमेंट, हर्ष नेवटिया का कंपनी हो गया, कौन नहीं चाहेगा, सारे जन चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ते हैं, एस्टैब्लिश पोजीशन एज अ प्रेफर्ड सप्लायर, इसको पढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट, एस्टैब्लिश पोजीशन एज अ प्रेफर्ड सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्टेनिंग अ डिफरेंशिएटेड पोजीशन, मतलब सबसे अलग हट के in the marketplace is one way to establish the status of a preferred supplier. Effectively communicating with stakeholder groups on environmental, social and economic issues is central to obtain a differentiated position in the marketplace. जब हम कभी भी कुछ काम हट के करते हैं
तो अपने आप ही मेरा एक इमेज बन जाता है मार्केट में या सोसाइटी में, एक इमेज बन जाता है कि भैया ये जो है ये बंदा कुछ हट के काम करता है, ये बंदा के साथ हमको जुड़ा रहना चाहिए। तो जब हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ मैटर को लेके या किसी भी इशू को लेके जब हम लोग स्टेक होल्डर या सब और सबसे बात करते हैं, इशू को डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है, तो इससे क्या होता है कि भैया एक अलग ही पोजीशन मेरा तैयार होता है, एक अलग मार्केट में रेपुटेशन बनता है और एक अलग इमेज बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, एस्टैब्लिश पोजीशन एज अ प्रेफर्ड सप्लायर। नंबर 4 पॉइंट, और 3 पॉइंट कोई पढ़ देते हैं अपने, कोई 3 पॉइंट और कर लेते हैं। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग। TBL reporting often involves the collection, collation, and analysis of data on resource and material usage and assessment of business process. For example, this can enable a company to better identify opportunities for cost savings through more efficient use of resources and material. भैया हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। बिना डेटा के हम कोई चीज़ एनालिसिस ही नहीं कर सकते। मान लो हमने बताया कि भैया कंपनी ए है और कंपनी बी है, कंपनी ए का प्रॉफिट 100 करोड़ है, कंपनी बी का प्रॉफिट 50 करोड़ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। सिर्फ प्रॉफिट से अगर देखा जाए तो कंपनी ए अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्या हम इसको पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है, यानी इंफॉर्मेशन मेरे को मिला ही नहीं है। तो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करना चाहें तो हमारे पास भैया और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होना चाहिए। जितना डेटा होगा हम उतने अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि TBL रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो TBL रिपोर्टिंग में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 डायमेंशन को कवर किया जाता है और जितना हो सके उतना डेटा दिया जाता है, पब्लिक में अवेलेबल किया जाता है कि पब्लिक उसको देखे, समझे, पढ़े और उसके बाद अपना डिसीजन ले कि पब्लिक कहाँ जाना चाहती है, उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये होता है क्या, कॉस्ट सेविंग्स के मामले में। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ये चीज़ के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, यहाँ से हम लोग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में अपने को सोचना होता है कि यहाँ से ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, ग्रैब कर लो, जल्दी से अपना ये चीज़ ग्रैब करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पब्लिकली में जो चीज़ दिखाना है सारे चीज़ दिखाएंगे, पब्लिक को इंगेज करेंगे अपने साथ और पब्लिक को अपने तरफ टानेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ होता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है भैया, कॉस्ट सेविंग हो सकता है। जब भी हम किसी भी चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और किसी भी चीज़ का अच्छे से पता लगा लेते हैं कि भैया कल के दिन मेरा जो, मान लो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था कि भैया किस तरीके से हम मटेरियल को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे ही ये पता चलेगा तो खर्चा कम लगेगा। एफिशिएंट मतलब क्या होता है, कम से कम समय में कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छे चीज़ बनाना, इसी को बोलते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तो कॉस्ट तो भैया सेव होना ही है। इंक्रीज स्कोप फॉर इनोवेशन, इंक्रीज स्कोप फॉर इनोवेशन भैया क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू द अलाइनमेंट ऑफ R&D एक्टिविटी, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग TBL रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स अ मीडियम बाई विच कंपनीज कैन इंगेज विद स्टेक होल्डर्स एंड अंडरस्टैंड देयर प्रायोरिटीज एंड कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई चीज़ को पब्लिश करते हैं थ्रू यानी TBL के थ्रू जब हम कोई चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स हमारे साथ इंगेज करती है, हमारे साथ डिस्कस करती है, यानी कोई भी चीज़ हमारे साथ शेयर करती है या पहचानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी स्टेक होल्डर के रिक्वायरमेंट को समझना चाहते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें अपना नया चीज़ प्रोडक्ट को इनोवेट करने का या नया प्रोडक्ट को डेवलप करने का हम लोग क्या करते हैं, आइडियाज़ ले आते हैं कि भैया प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आज के दिन जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन्स, जैसे मान लो कल के दिन मोबाइल फ़ोन्स में 2 GB रैम हुआ करता था, उसको धीरे धीरे हम लोग पब्लिक को समझे कि भैया पब्लिक को ज़्यादा रैम चाहिए, पब्लिक ज़्यादा यूज़ करना चाहती है फ़ोन को। आजकल इतने सारे गेम्स निकल रहे हैं प्ले स्टोर पे जो ज़्यादा डेटा लेते हैं, जो ज़्यादा मेमोरी लेते हैं, तो इसलिए 4 GB, कल के दिन और 8 GB। कस्टमर चाहते हैं कि हम पैसा देंगे लेकिन आप हमको प्रोडक्ट ला के दीजिए, 16 GB मेमोरी,
इस तरह से भी निकल जाएगा। इंटरनल मेमोरी जो पहले 8 GB हुआ करती थी, 8 GB बहुत होता था, अब 16 GB हुआ, फिर 16 से 32 हुआ, 64 हुआ, 124 हुआ, 256 हुआ, 1 TB हुआ। इस तरीके से कस्टमर को पहचानना है, कस्टमर को अपने देखना है कि कस्टमर क्या मांग रहा है, हमको वही चीज़ प्रोवाइड करना है। वही तो अपॉर्चुनिटी का बात हुआ ना, यही तो अपॉर्चुनिटी है। हम देख रहे हैं कि भैया कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए वही दो। यहीं से तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। एक बार हम पहली बार आ गए तो कस्टमर मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हमको सबसे पहला उतरना है ना। ऐसा चीज़ करना है कि हमको रेवोल्यूशन ला देना है, जैसे जियो लाया था। पहले हम लोग बहुत मारा फिर रहे थे, भैया डेटा लेना है, हमको डेटा यूज़ करना है, 2 GB डेटा, 4 GB डेटा 450 रुपये में। हम खुद भरवाए हुए हैं। एयरटेल का डेटा मिलता था 2 GB 250 250 रुपये में, 4 GB 450 रुपये में, इस तरीके से मिलता था। लेकिन क्या हुआ, रिलायंस ने पूरा रेवोल्यूशन ला दिया। भैया दिन का 1.5 GB डेटा देंगे, महीने भर का नहीं। जो एयरटेल का पैक था वो क्या था, 2 GB डेटा महीने भर का 250 रुपये, 4 GB डेटा 450 रुपये महीने भर का। उसके पहले 2 दिन में खत्म हो गया तो भैया पूरा महीना भर बैठे रहो या फिर नया फिर से 450 रुपये खर्च करो। यहाँ पे क्या हुआ भैया, 200 पहले तो फ्री में दे दिया था, 200 रुपये में 1.5 GB पर डे, यानी महीना का 42 GB। अगर वो दिन होता तो भैया 4 GB का 450, तो भैया 42 GB का, तो इसका मतलब 4,500 लगता, और डिस्काउंट देके 4,000 लगता। तो समझ लो 4,000 की जगह 2,000 में 200 रुपये में काम हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि भैया चाहिए क्या। उन्होंने समझा, जियो ने समझा कि पब्लिक को चाहिए क्या, पब्लिक को डेटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है भैया, उन्हें यूज़ करना है तो डेटा दो ना, डेटा दोगे खुद अट्रैक्ट होकर चला आएगा मेरे पास, है ना। तो यही चीज़ है। कौन सा 6 पॉइंट, और एक पॉइंट क्या कर लेते हैं, अलाइनिंग स्टेक होल्डर्स नीड विद मैनेजमेंट फोकस। ये 7वां पॉइंट कर, छोटा सा है और 7वां पॉइंट भी कर लेते हैं। क्या करना है भैया, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फोकसेस मैनेजमेंट अटेंशन not only the integrity of the data but also the continuous improvement of the indicator being reported। इसको आप रीड कर लेना, मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, आप एक बार रीड कर लेना। या और कोई अगर पॉइंट समझना है तो आप समझ लेना, और कोई पॉइंट समझना है तो ठीक है। 6-7 पॉइंट कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। अगर 6 मार्क्स का आ गया तो 6 पॉइंट लिख सकते हो, 7 मार्क्स का आ गया तो 7 पॉइंट कम से कम लिख देना। ये छोटा सा पॉइंट था। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या बोल रहा है कि भैया जो हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट का फोकस हमको सिर्फ ये नहीं देखते, हमको डेटा जुगाड़ना है। डेटा के साथ साथ ये भी देखना है कि भैया जो पब्लिक को चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए, उसके ऊपर हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कस्टमर को एक ही चीज़ खिलाते जाएंगे या एक ही चीज़ देते जाएंगे तो कस्टमर मेरे पास टिकने वाला नहीं है, कस्टमर भाग जाएगा। ठीक है, हमको इम्प्रूवमेंट करवाना है। कल के दिन मान लो नोकिया क्या करता था, कभी स्मार्टफोन बनाया ही नहीं। ठीक है, नोकिया बार बार सेट निकालता था तो कीपैड वाला ही सेट निकालता था, या हल्का सा वो मतलब कभी एंड्रॉयड के पीछे भागा ही नहीं। तो क्या हुआ, कस्टमर को जैसे जैसे एंड्रॉयड का आने लगा कोई चीज़ तो उसके ऊपर लालच आने लगा कि मुझे एंड्रॉयड यूज़ करना है। लेकिन नोकिया अपने पुराने वाले सिस्टम पे ही फंसी हुई थी। उसके वजह से क्या हुआ भैया, नोकिया यूज़ करना ही लगभग बंद हो गया। ठीक है, और पब्लिक सारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को यूज़ करने लगे, जो कि अलग अलग कंपनीज उनको प्रोवाइड करने लगी। तो हमको ये नहीं देखना है कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए, डेटा कलेक्ट करो, कस्टमर क्या चाहिए सर्विस करवाओ, ये सब नहीं करना है। ये सब तो करना ही है, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है। तो ये था इसका मीनिंग। इसका ईजियर ट्रिक क्या था भैया, ईजियर ICA। इसका ट्रिक क्या है, ईजियर ICA। भैया कैसे पकड़े आप ईजियर ICA, कैसे बना लिए आप, बस थोड़ा सा मेहनत लगा, थोड़ा टाइम लगता है, बस अब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ई से यहाँ पे आ गया ई, ये आ गया ई, ये आ गया एस, ठीक है, ये आ गया एस, ए आ गया यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे ES आ गया, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे I आ गया, फिर यहाँ पे I आ गया, फिर क्या आया यहाँ पे, और एक A आ गया और C आ गया, है ना। तो ईजियर ICA अगर आप सबको कंबाइन करोगे तो आपको ज़रूर ये मिल जाएगा कि आपने ईजियर ICA पढ़े।
या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब उसको लागू कर रहे हैं यानी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कैसे कैसे होगा भैया, प्री रिक्विजिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, प्री रिक्विजिट्स यानी ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ देखना है, क्या क्या इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको प्री रिक्विजिट चाहिए कि ये चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर टीबीएल रिपोर्टिंग हम करते हैं तो ट्रिबियल रिपोर्टिंग वुड बी ऑफ लिटिल रेलेवेंस, यानी बहुत ही कम रेलेवेंस होगा अगर इट इज़ नॉट अलाइन टू द कंपनीज ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी, कंपनी का जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ टीबीएल रिपोर्टिंग को अलाइन यानी ढलना होगा, उसके साथ जोड़ना होगा, अलाइन होना होगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो भैया ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, आप करो या ना करो, जैसे आपका बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बिजनेस स्ट्रैटेजी को ट्रिपल बॉटम लाइन के साथ नहीं जोड़ते हो, उसका रेलेवेंसी नहीं समझते हो, तो ट्रिपल बॉटम लाइन का रिपोर्टिंग कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अ डिसीजन टू मूव टू फुल टीबीएल रिपोर्टिंग शुड नॉट बी टेकन लाइटली, भैया इसको हल्के में नहीं लेना है, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना भैया, लेना है। अगर आपको पूरा तरीके अच्छे से करना है तो अच्छे तरीके से करो, ठीक है, या तो मत ही करो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सी ए सब कोर्स ले रहे हो, लेना है तो अच्छे तरीके से मेहनत करके उसको क्लियर करो, लो अच्छे से और पढ़ाई करो। नहीं करना है भैया, आधा अधूरा करना है तो उसको मत लो ही मत, और करना है तो पूरा करो, ठीक है। इट मस्ट हैव सीनियर मैनेजमेंट एंडोर्समेंट एंड कमिटमेंट, भैया जब भी ये हो तो सीनियर मैनेजमेंट का एंडोर्समेंट होना चाहिए, उसमें वो लोग जुड़ने रहना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सीनियर मैनेजमेंट एक बार बोल दिया और अपने जूनियर को सिखा के चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उन लोग को हमेशा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमेशा इंडोर्स होना पड़ेगा, कमिट करना होगा कि अपने को ये करना है, ठीक है। As it may have major resource implication and a half-hearted approach is likely to be worse than not adopting it at all. अगर हम अडॉप्ट नहीं करते हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर अडॉप्ट करके उसको बीच में छोड़ देते हैं, जैसे तैसे करते हैं, तो भैया वो तो बहुत ही बुरा है, ठीक है, वो तो बहुत ही बुरा है। ना करो तो अच्छा है, ना करो तो अच्छा है, ना करो तो अच्छा। लेकिन अगर आधा अधूरा करते हो, जैसे बोलते हैं ना लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, तो अगर आधा अधूरा करते हो तो भैया उसको करो ही मत, या तो आप पूरा नॉलेज रखो या तो नॉलेज ही मत रखो, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान में देखना है कि हमको ले रहे हैं तो पूरा करना है, नहीं लेना है मत लो, लेकिन अगर ले के आधा अधूरा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, भैया किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसा स्ट्रेटेजी मेरे को होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि क्लियर डेफिनेशन ऑफ द रोल ऑफ टीबीएल रिपोर्टिंग इन ड्राइविंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमको मेरा जो स्ट्रेटेजी है हमको क्लियर होना चाहिए कि मेरे स्ट्रेटेजी में टीबीएल का क्या रोल रहेगा, है ना। जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें टीबीएल का क्या रोल रहेगा, ठीक है, उसका रोल क्या रहेगा, सबसे पहला ये। दूसरा क्या है भैया, दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिसोर्स एंड कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स, भैया जो जो हमको रिसोर्स चाहिए उस चीज़ को इस्टेब्लिश कराना है और कॉस्ट रिक्वायरमेंट करना है कि भैया मेरे को कितना खर्चा लग जाएगा इसमें। अवेयरनेस ऑफ एसोसिएटेड लीगल इम्प्लीकेशन, हम जो कर रहे हैं इसके साथ क्या क्या लीगल इम्प्लीकेशंस आएंगे उनका भी मेरे को अवेयरनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, क्या कोई लॉ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या इस तरीके से करना है, तो सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। लीगल इम्प्लीकेशंस का ध्यान रखना है और अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग टीबीएल इन्फॉर्मेशन। अगर हम टीबीएल इन्फॉर्मेशन देते हैं यानी पब्लिकली अवेलेबल करते हैं, हम लोग तो बताते आए हैं कि भैया हमको क्या करना है, पब्लिकली सब चीज़ दिखाना है, पब्लिकली अवेलेबल करना है कोई भी चीज़। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़ा हुआ है अपने को ये भी देखना है कि क्या क्या उसके साथ रिस्क जुड़ा रह सकता है अगर हम पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है, इसका ट्रिक क्या था भैया, CU, हम लोग बोलते हैं ना CU टाटा बाय बाय, तो यहाँ पे CEAU यानी हम उसको ब्रैकेट में CU लिख दिए थे, तो ये आपको देख सकते हैं। की चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, भैया जब इम्प्लीमेंट करें तो उसके सामने मेरे पास चैलेंज क्या क्या आएगा। सबसे पहला क्या है, अवेयरनेस ऑफ रिलेवेंट इश्यूज एसोसिएटेड विद टीबीएल रिपोर्टिंग। जब हम टीबीएल रिपोर्टिंग करेंगे तो उसके साथ साथ क्या क्या हमको अवेयर रहना चाहिए, मतलब दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, सब चीज़ हमको पता होना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को पता होना चाहिए। हम सब चीज़ के साथ अवेयर रहना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि सब मेरे को पता है कि नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, दूसरा चैलेंज ये है कि भैया हम स्टेक होल्डर का रिक्वायरमेंट को पता करें, क्या चाहिए उन्हें, हम वही देंगे जो उन्हें चाहिए होगा। तीसरा, अलाइनिंग टीबीएल रिपोर्टिंग विथ ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क, टीबीएल रिपोर्टिंग को मेरे ऑब्जेक्टिव और जो रिस्क है उसके साथ अलाइन कर दो, उसके साथ जोड़ दो, ठीक है। और चौथा, जोड़ दो, यही तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से जोड़ा जाए, यही तुमको सोचना है, यही तो बात है, इसीलिए तो इसको चैलेंज बोला गया ना। डिटरमाइनिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मेरा परफॉर्मेंस किस किस चीज़ से मेज़र हो सकता है, हमको वो इंडिकेटर जानना है और डिटरमाइन करना है, यानी जानो और पहचानो, यानी जानो यानी मेजर, जानो और निकालो, मेजर करो, जानो और मेजर करो, पता करो और मेजर करो। आइडेंटिफाई यानी डिटरमाइन एंड मेजर द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि मेरा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। इसका ट्रिक क्या है, दुआ, DUAA, DUAA, दुआ, ठीक है, प्रेयर। तो प्रेयर में अपने याद रखते हैं। इसी प्रेयर के साथ इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पार्ट 3 में मिलते हैं, और इस चैप्टर को हो सकता है पार्ट 3 में अपने ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे पार्ट 3 में, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को अपने देखेंगे। तो पार्ट 3 में मिलते हैं, हाफ एन आवर क्लास रखते हैं अपने, ठीक है। टाटा बाय बाय।